जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एससीओ के बारे में, किस तरीके से एससीओ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो बयान है उसका समर्थन किया है, जैसे तालिबान के मुद्दे पर इस बयान का समर्थन किया है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एससीओ समिट में क्या क्या हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना को घेरने की कोशिश किया प्रधानमंत्री मोदी। इनडायरेक्ट इस तरीके से कहा कि उन लोगों को पता भी नहीं चला कि किसको ये बात कहा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी मुद्दा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और नाटो से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं। पुतिन कहते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री जो है उन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग नाटो के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो भी ये लोग गुट बना रहे हैं इन सब गुटों के खिलाफ हम लोग जो भी काम होगा इन सब काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो पुतिन की क्या है रणनीति, क्या है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति, किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान को घेरा गया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया इसमें, उन्होंने नॉर्मली इसको स्वीकार किया और इस पर ध्यान देने की बात कहा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो वेरिएंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ में छापा गया है उससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग न्यूज़ को देखते हैं। हिंदुस्तान में छापा गया है उसके हेडलाइंस को भी हम लोग देख लेते हैं। आतंकवाद और विस्तारवाद पर पीएम मोदी का दो टूक सुनते ही शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ क्या किए हैं उन लोग, उसके बारे में आप लोग देखिए। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना शी जिनपिंग और पाक पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार ये लोग विरोध जता रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, इसको लेकर काफ़ी यहाँ पे दो टूक जवाब दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ क्या है एससीओ के शिखर सम्मेलन की बैठक ऑनलाइन मेजबानी करते हुए हम एससीओ एक विस्तारित पड़ोसी देश के रूप में नहीं बल्कि एक विस्तारित परिवार के रूप में देखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सुरक्षा और आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और एकजुटता, प्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के समानता और पर्यावरण संरक्षण एससीओ के लिए हमारे दृष्टिकोण सद्भव है। मतलब पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की रास्ते में चलते हुए इस एससीओ को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें जो शामिल होना चाहते हैं उसमें हम लोग उसका स्वागत करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो ईरान यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसमें शामिल हुआ है। जिस तरीके से ईरान 2021 में ही शामिल होने का दायित्व पेश किया था और उस समय इसको शामिल होने का बात भी कह दिया गया था, लेकिन इसका जो प्रक्रिया होता है ये काफ़ी हाई होता है, धीरे धीरे पूरा होता है, इसको शामिल कर लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नव भारत टाइम्स में छापा गया हेडलाइंस के बारे में। क्या हेडलाइंस छापा गया देखिए इसमें। वैगनर विद्रोह के बाद पहली बार सामने आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, भारत को समर्थन देने का ऐलान, पीएम मोदी को कहा थैंक्स। कुछ इस तरीके से आप लोग जानते हैं कि वैगनर फोर्स किस तरीके से यहाँ पर रसिया में बगावत छेड़ दिया गया था। तो उसके बाद जो पुतिन है पहली बार भारत की इस समिट में भाग लिया है, इससे पहले कहीं भी वो वर्चुअल तरीके से शामिल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान से ही उन्होंने अपने काम को शुरू किया। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो कि किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रति उनका निगाह है। रूस चीन की मौजूदगी में मोदी बोले, आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। देखिए आतंकवाद जो सबसे बड़ा खतरा है उसको लेकर बात कहा गया है। यानी पूरा विश्व एक परिवार है। एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं, ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। मतलब आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए खुले तौर पर कह दिया गया है भारत की तरफ से कि कोई भी यहाँ पे पनाह देने का कोई भी मौका नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने ईरान के एससीओ में शामिल होने की घोषणा की और उन्हें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और देश की जनता को उसके लिए बधाई दी। मतलब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और जो वहाँ के जनता हैं उसको बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का सिद्धांत पूरा विश्व एक परिवार है। मतलब वसुधैव कुटुंब की रास्ता पर भारत चलना चाहता है।
एससीओ समिट को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के धन्यवाद कहा और बोले, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के अप्रोच समर्थन करते हैं, यानी भारत जो भी कह रहा है हम उसके समर्थन में हैं। पुतिन ने कहा, हम पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का सामना करेंगे और एससीओ के लिए अफगानिस्तान एक चिंता का विषय है। मतलब साफ तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान एक चिंता का विषय है। भारत के लिए क्यों जरूरी है एससीओ? एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े कई मुद्दों पर बात करने और मजबूती प्रदान करने और मजबूती से अपने बात को रखने में कई मुद्दों पर कामयाबी दिलाते हैं। रूस से मजबूत रिश्ते बनाए रखना एससीओ का ही ये देन है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम देना, मतलब ये जो दोनों मिलकर दबदबे कर रहे हैं लगातार, इसको मतलब कंट्रोल में रखना। सेंट्रल एशिया देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, सेंट्रल एशिया मतलब एशिया के जो बीचों बीच जो देश हैं उसमें अपना प्रभुत्व स्थापित करना। एससीओ से जुड़े भारत में एक और प्रमुख लक्ष्य सेंट्रल एशिया में रिपब्लिक यानी CARS के 4 सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना है। 2017 में एससीओ में जुड़ने के बाद सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार तेजी से बढ़ रहे हैं। सेंट्रल एशिया में आप लोगों को बता दें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान यही सब आते हैं। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनी इन देशों में गोल्ड माइनिंग और यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट निवेश किया है। सेंट्रल एशिया दुनिया के कच्चे तेल और गैसों का 45% हिस्सा है। सेंट्रल एशिया में दुनिया के गैसों और पेट्रोलियम का 45% हिस्सा यहाँ पे शामिल है और ईरान शामिल हो गया है, तो इसमें और भी यहाँ पे कई सारे खनिज इसमें शामिल हो जाए। अगर हम लोग एससीओ की बात करें तो एससीओ की शुरुआत 21 साल पहले हुआ था, यानी 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। 15 जून 2001, देखिए यहाँ पे कब बना दिया हुआ है, 15 जून 2001 में बना। ये एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उद्देश्य सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गठबंधन। देखिए इसको क्यों बनाया गया था, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गठबंधन के तहत इसको बनाया गया था। इसका जो आधिकारिक भाषा है चीन और रूसी है। अस्थाई सदस्य देश, अस्थाई सदस्य देश यहाँ पे कौन कौन है, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अस्थाई देश हैं। डायलॉग पार्टनर 6 यहाँ पे डायलॉग पार्टनर हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। और इसमें 4 ऑब्जर्व देश हैं। इन ऑब्जर्व देश को आप लोग देखिए, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। क्या है ये सब? ये सब है ऑब्जर्व देश। चलिए एससीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एससीओ के देशों में रहती है दुनिया की 40% आबादी। अगर हम लोग दुनिया की आबादी के बारे में बात करें तो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देश हैं, जो देश हैं इसी में 40% दुनिया की आबादी रहती है। इंडिया में एरिया 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 138 करोड़, जीडीपी 3.17 ट्रिलियन डॉलर। वहीं चीन की बात करें तो चीन की यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 140 करोड़, जीडीपी 17.73 ट्रिलियन डॉलर। देखिए यहाँ पे जो आबादी देख रहे हैं, आबादी अभी फ़र्क हो चुका है। यहाँ पे आबादी का यहाँ पे जो आंकड़ा है वो अभी बदला नहीं गया है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी टॉप मोस्ट कंट्री में है, तो यहाँ पे थोड़ा टॉप मोस्ट इसको दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे रसिया को देखते हैं। रसिया 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आबादी 14.41 करोड़, जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर। देखिए अगर हम लोग रसिया की क्षेत्रफल के बारे में बात करें ना, तो आधा दुनिया देख सकते हैं कि रसिया के पास ही मौजूद है। 1.71 करोड़ डॉलर। देखिए भारत से कितना गुना यहाँ पे ज़्यादा है, कम 5-6 गुना ज़्यादा होगा। पाकिस्तान एरिया 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 21 करोड़, जीडीपी 347 बिलियन डॉलर। मतलब इसका अभी ट्रिलियन नहीं पहुंचा है, ये अभी बिलियन में ही है। कजाकिस्तान एरिया 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 1.88 करोड़, जीडीपी 190.81 बिलियन। अभी ये बिलियन में है, ट्रिलियन में लोग अभी नहीं पहुंचा है। तजाकिस्तान एरिया 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 95.4 लाख एंड जीडीपी 8.75 बिलियन डॉलर। उज्बेकिस्तान एरिया 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 3.42 करोड़, जीडीपी 69.24 बिलियन डॉलर। किर्गिस्तान एरिया 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 66 लाख,
जीडीपी 8.54 बिलियन डॉलर। एससीओ को माना जाता है नाटो का काउंटर। देखिए अब हम लोग मेन टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एससीओ को जो है ना वो नाटो का मेन काउंटर माना जाता है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान ये सभी परमाणु संपन्न देश हैं और हाल में इसमें जो ईरान शामिल हुआ है वो भी परमाणु क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और लगता है कि वो जल्द ही परमाणु क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर लेगा। एससीओ को माना जाता है नाटो का काउंटर। एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के प्रभाव का जवाब देना है। मतलब सेंट्रल एशिया में बीचों बीच जो एशिया है इसमें जो अमेरिका का प्रभुत्व है उसको जवाब देना है। कई एक्सपर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नेटो के काउंटर के रूप में देखते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं कई विशेषज्ञ हैं। जो 1949 को अमेरिकी अगुवाई में बनाया गया था नाटो, इसी के काउंटर के लिए बनाया गया है एससीओ। एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्तिशाली देश भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान नाटो के सदस्य हैं। अगर हम लोग इकोनॉमी के तौर पर बात करें तो यहाँ पे भारत, चीन और रसिया तीनों इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी पीछे हैं। ये तीनों देश इकोनॉमी में भी काफ़ी आगे हैं। एससीओ की एकजुटता को लेकर उठते हैं सवाल, इसीलिए कह रहा है कि अमेरिका एससीओ एक मतलब खतरा पैदा कर रहा है सेंट्रल एशिया में। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से एससीओ को बनाया गया है। नाटो के काउंटर अटैक के लिए एससीओ को बनाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री जो आतंकवाद का ये मामला है इसको लेकर क्या बयान दिया है इसको आप लोग समझ चुके हैं और इसमें शामिल होने के लिए काफ़ी देश यहाँ पे मतलब उधम मचा हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।